उम्मीद करता हूं कि अब आवाज जो है आपकी बिल्कुल सही होगी। तो पॉइंट नंबर 11 के अंतर्गत हमें प्रत्येक बच्चे को प्रतिभावान बनाना है। प्रत्येक बच्चे के अंतर्गत प्रतिभा को विकसित करना है। प्रतिभावान या फिर प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली, ऐसे ही मैं इनको क्लियर करूंगा। पहले मैं पॉइंट लिख लेता हूं एक बार। ऐसे ही हमें बच्चों को के अंतर्गत सृजनशीलता विकसित करनी है। सृजनात्मकता, सृजनशील, रचनात्मकता और रचनाशील। जी, अगर ऑडियो वीडियो दोनों चीज क्लियर है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। साउंड में कुछ प्रॉब्लम थी, अगर वो दूर हो चुकी है तो प्लीज एक बार रिक्वेस्ट है। हाँ, वाचन से संबंधित बात थी, ठीक करेंगे, उसको भी करेंगे। ठीक, थैंक यू थैंक यू। तो 11वें पॉइंट में वाचन से संबंधित बात थी, उसको भी कर लेते हैं। और वाचन में उसको 12वां पॉइंट बना लेंगे। शिक्षक से संबंधित वाचन। ठीक है, शिक्षक से संबंधित वाचन। शिक्षक से संबंधित हमारे 3 वाचन होते हैं, क्योंकि छात्र से संबंधित हमने कंप्लीट कर लिए थे इसके अंतर्गत। एक होता है आदर्श वाचन, एक होता है अनुवाचन, और एक तीसरा होता है अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन। प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, आदर्श वाचन के अंतर्गत केवल शिक्षक केवल शिक्षक सही उच्चारण करता है। शिक्षक वाक्य या पंक्ति का, वाक्य, शिक्षक शब्द, वाक्यांश, वाक्य का शुद्ध उच्चारण करता है। इसमें छात्र केवल सुनते हैं। अनुवाचन में शिक्षक व छात्र, पहले शिक्षक शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ते हैं, तथा बाद में पीछे छात्र उच्चारण करते हैं। शिक्षक व छात्र, अनुकरण वाचन में शिक्षक व छात्र दोनों एक साथ शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आदर्श वाचन में केवल और केवल शिक्षक इन्वॉल्व है, छात्र इन्वॉल्व नहीं है। अनुवाचन में पहले शिक्षक, उसके पीछे छात्र। यहाँ शिक्षक और छात्र दोनों एक साथ इन्वॉल्व होते हैं। उस वाचन का नाम बताइए जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों एक साथ इन्वॉल्व होते हैं। अनुकरण वाचन। अनुकरण का मतलब कॉपी करना, अर्थात जब शिक्षक ने जो शुद्ध उच्चारण किया है उसी लय में, उसी सुर में जब छात्र उसके साथ साथ पढ़ने लगता है तो उसको हम अनुकरण वाचन कहते हैं। अनुवाचन के अंतर्गत पहले शिक्षक करता है, उसके पीछे छात्र करते हैं, तब तक शिक्षक चुप रहता है जब छात्र उच्चारण करते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट सेंटेंस या नेक्स्ट शब्द या नेक्स्ट सब सेंटेंस जो वाक्य होता है उसको जब तक टीचर नहीं करता है तब तक केवल छात्र इसमें सुनता है। यहाँ पे बच्चे का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, बच्चे का केवल इतना ही कार्य होता है कि आदर्श वाचन में शिक्षक शुद्ध उच्चारण के साथ चीजों को पढ़ते हैं, चाहे वो शब्द हो, वाक्यांश हो या वाक्य हो, पंक्ति हो, चाहे वो गद्य का हो या पद्य को, चाहे वो मंत्र हो, श्लोक हो, या फिर किसी भी तरह का प्रोज हो। तो यहाँ पर असलियत में इन तीनों के अंतर्गत सबसे ज्यादा ध्यान इस चीज का रखा जाता है
कि एक तो बच्चा सही वर्तनी, शुद्ध उच्चारण और शब्दों के मीनिंग सही तरीके से पहचान पाए, उनके भाव ग्रहण कर पाए सेंटेंस और पंक्तियों के। तो सबसे पहला आदर्श वाचन माना जाता है, जब तक टीचर ना पढ़ाए बच्चे को स्वयं नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सारे शब्दों को गलत उच्चारित करता है, बहुत सारी वर्तनियों की गलत अवधारणा बना लेता है। इसलिए लैंग्वेज में भाषा शिक्षक के अनुसार सबसे पहले आदर्श वाचन होना चाहिए, जिसमें केवल और केवल छात्र सुने। दूसरा, जब आदर्श वाचन एक बार हो जाता है, दोबारा से उसी पाठ का, उसी कविता का, उसी पंक्ति का, उसी श्लोक का, ठीक है, या उसी हमें पद्यांश का अनुवाचन करना होता है। पहले उसमें शिक्षक उच्चारण करेगा तथा उस शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ेगा, और उसके पीछे फिर बच्चा बोलेगा। इसके बाद फिर तीसरी स्टेज तब आती है जब शिक्षक और छात्र दोनों एक साथ शुरू होते हैं और चीजों को एक साथ कंप्लीट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, पहले हम बच्चों को राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत जो भी बच्चा लर्न करता है, सबसे पहले हम उसको सुनाते हैं। ये तो रेडियो में सुनाते हैं, शिक्षक खुद सुनाता है, तो उसको हम आदर्श वाचन कहते हैं। फिर रेडियो की पंक्ति चलाई हमने, टेप रिकॉर्ड में हमने डाला अपनी वीडियो जो है या ऑडियो वीडियो जो भी हमारे पास है, और उसमें हमने बच्चे को देखा, ब्रेक कर दिया, और उसके बाद में फिर बच्चे को कह रहे हैं कि अब आप उसका उच्चारण कीजिए, अब आप इसको बोलिए। तो उस कंडीशन में हम अनुवाचन कर रहे थे। लेकिन जब हमारा टेप रिकॉर्ड या रेडियो, टीचर और बच्चा तीनों एक साथ चल रहे थे, उसको कह रहे थे अनुकरण वाचन। आपने देखा होगा, जब मॉर्निंग असेंबली होती है, राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत चलता है, तो कुछ बच्चे पीछे रह जाते हैं, रेडियो पे चल रहा है राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत, थोड़ा आगे पहुंच जाते हैं, तो बच्चे बीच के दो पंक्ति गैप करके और सीधे जो है जय हो जय हो जय हो का प्रयोग करके वो रेडियो के साथ या टेप रिकॉर्ड के साथ आने की कोशिश करता है। तो ये तीन वाचन हमारे शिक्षक से संबंधित है। इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें तीन वाचन आपको बताए, इसमें एक सस्वर वाचन था, एक मौन वाचन और एक द्रुत वाचन, वो हमारे छात्र से संबंधित है। उसमें शिक्षक का इतना बड़ा रोल नहीं था। उसमें केवल और केवल हमने ये डिसाइड किया कि जिस तरीके से नाटक, एकांकी, उपन्यास है, जो छोटी चीजें होती है, जो संवादों में चलती है, अनेक पात्रों के माध्यम से जहां बातों को कहा जाता है, प्रसंग, घटनाओं या विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है, उनका हम सस्वर वाचन कराते हैं। और सस्वर वाचन में दो चीज मेन होती है, एक तो संवाद शैली होती है और साथ के साथ में हम उसके अर्थ ग्रहण करते हुए चीजों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मौन वाचन हम इसलिए करा रहे थे, 1 to 5 में प्रयोग उसका नहीं करते, लेकिन 6 to 8 में मौन वाचन का प्रयोग करते हैं, ताकि बच्चे के अंदर कल्पना शक्ति का विकास हो। तो कल्पना शक्ति को विकसित करने के लिए मौन वाचन है, जिसमें बच्चा केवल होठों को बुदबुदाता है, किसी तरह की कोई साउंड नहीं होती है। गहन अध्ययन के लिए मौन वाचन की परिकल्पना रखी गई है। ऐसे ही उसमें तीसरा वाचन जो बच्चे का था, वो था द्रुत वाचन। कुछ चैप्टर बहुत लंबे होते हैं, जिसमें 6, 7, 10 पेज के चैप्टर्स होते हैं। वहाँ संवाद शैली में बात को नहीं रखा जाता, वहाँ पैराग्राफ टाइप चीजें चलती है, अनुच्छेद होते हैं, वहाँ पे पैराग्राफ होते हैं। जैसे कोई आत्मकथा है, जीवन परिचय है, या फिर हम ये कहें कि कोई कहानी है या कोई निबंध है। हिंदी की अनेक विधाएं होती है, तो हिंदी की जो अनेक विधाएं हैं उनमें कुछ चीजें ऐसी है जिसमें हम बहुत ही ज्यादा विस्तार से चीजों को रखते हैं। जैसे कहानी, स्टोरी कोई होती है हमेशा बड़ी होती है, आत्मकथाएं बड़ी होती है, निबंध है बड़ा होता है। तो इनका हमें द्रुत वाचन हमें कराना होता है बच्चे से, बच्चा स्पीड के साथ अर्थ ग्रहण करते हुए आगे बढ़ता है। इसके साथ साथ यहाँ शिक्षक से संबंधित ये 3 वाचन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से पहचान में आ गए होंगे। अनु शब्द का अर्थ होता है पीछे। अनु का अर्थ क्या होता है? अनु इसमें क्या है? एक उपसर्ग है, और इस अनु उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? पीछे। यानी कि पहले शिक्षक शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ते हैं तथा बाद में पीछे पीछे छात्र उच्चारण करते हैं, तो अनुवाचन है। शिक्षक व छात्र दोनों एक साथ शुद्ध उच्चारण के साथ जहाँ पढ़ते हो वो क्या कहलाता है? हमारा अनुकरण वाचन। तो ये थे हमारे 11 पॉइंट, ये जो वाचन से संबंधित थे। अब बात करते हैं हम इनकी। इनके अंतर्गत 12वां जो पॉइंट है वो प्रतिभा है, 13वां पॉइंट सृजनशील है और 4था पॉइंट है। ये सारी चीज जो हम कर रहे हैं, हमने एनसीएफ का भी ध्यान रखा, हमने शिक्षण की विधियों का भी प्रयोग किया, हम चाइल्ड सेंटर भी रहे, और उसके बावजूद भी हम बहुत सारे बच्चों को अलग अलग कैटेगरी में पाते हैं। अल्टीमेटली जो इतना एफर्ट एक भाषा शिक्षक के रूप में हम क्लास के अंदर, क्लास से बाहर लगा रहे थे, हमने बच्चों को जो प्रेरणा समृद्ध वातावरण दिया, बच्चों को भाषा का अधिगम भी करने दिया, भाषा को अर्जित भी करने दिया, समाज में भी उसका इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया, और साथ के साथ हमने भी खुद एफर्ट्स लगाया। तो वो हम इन 3 चीजों के लिए लगा रहे थे कि उनमें से हमारा जो ड्यूटी है, हमारा जो कर्तव्य है वो ये है कि हमें प्रत्येक बच्चे को प्रतिभाशाली बनाना है। अर्थात हर बच्चे के अंतर्गत हम उसके आईक्यू लेवल को बढ़ाते हुए उसके अंदर ऐसी क्षमता, ऐसी योग्यता और उन अभिरुचियों को, अभिवर्तियों को विकसित करना है, जिससे बच्चे का अपने जो उपलब्धि है, जो अचीवमेंट है, वो पहले के मुकाबले हमेशा ज्यादा बढ़े। लेकिन हम ये देखते हैं कि सब कुछ करने के बावजूद भी हम प्रत्येक बच्चे को अपनी क्लास में प्रतिभाशाली नहीं बना सकते। उनमें से कुछ बच्चे सृजनशील होते हैं और कुछ बच्चे होते हैं रचनात्मक। तो प्रतिभाशाली क्या है? गॉड गिफ्टेड। कुछ चीजें परमात्मा के द्वारा पहले से ही बच्चे के अंतर्गत उन तमाम शक्तियों को दिया जाता है, जिससे बच्चे के अंदर प्रवीणता, निपुणता आ जाती है। वो थोड़ा भी अचीव करता है तो भी बच्चे के पास कहीं ना कहीं प्रतिभाशाली बनने में वो उसकी मदद करता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सृजनशील होते हैं, अर्थात आपको जरूरी नहीं है कि वो प्रतिभाशाली होगा तभी उसका अचीवमेंट अच्छा होगा। सृजनशील और प्रतिभाशाली बच्चे में कॉमन अंतर यह है कि प्रतिभाशाली वो बच्चा किसी भी चीज को विस्तार से समझता है, लॉजिक के साथ समझता है, उसका उसमें खुद का चिंतन और मनन रहता है। सृजनशील बच्चा रिक्त स्थान जो समस्याएं आती है उनको अपने ढंग से उनका हल वो निकालता है। वो रटी रटाई चीजों पे, पहले से बनी बनाई चीजों पे काम नहीं करता। मतलब बहुत सारी डेफिनेशन बनी है, बहुत सारे नियम बने हैं, उन्हीं नियमों को प्रयोग करके वो चीजों को सिद्ध कर दे तो वो प्रतिभाशाली है। लेकिन जो नियमों से हटके भी अपने खुद के नियम, खुद की आइडियोलॉजी, खुद के अपने थॉट और किसी भी समस्या का एक अलग तरीके से समाधान निकालने की जो शक्ति रखता है, पावर रखता है, वो होता है हमारा सृजनशील बच्चा, जिसको हम सृजनात्मकता कहते हैं। इसी को कहते हैं क्रिएटिविटी। तो यहाँ पर जरूरी नहीं, बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, पढ़ने में अच्छे नहीं होते, तो सृजनशील बच्चा है। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे प्रैक्टिकल करने में माहिर होते हैं, थ्योरी में वो जीरो होते हैं। बहुत सारे बच्चे आपने देखा स्कूल की जो एक्टिविटी है वहाँ पे हमेशा फर्स्ट प्राइज ले जाते हैं, और जब उनके क्लास के अंदर परफॉर्मेंस देखते हैं तो वहाँ उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता। यानी कि किसी भी एक फील्ड में या एक से ज्यादा क्षेत्र के अंदर
जब बच्चे की कुछ उपलब्धि वास्तव में विशेष हो दूसरे बच्चों के मुकाबले, लेकिन एकेडमी लेवल पर जब हम देखते हैं, उसके अंकों को देखते हैं, उसके ग्रेड को देखते हैं, वहां पे वो बच्चा कहीं ना कहीं सामान्य बच्चों के साथ वो खड़ा होता है या उनसे भी पीछे रहता है, तो उस तरह के बच्चे को हम सृजनशील बच्चा कहते हैं। इसके अंदर अपने आप में कुछ हुनर होते हैं, कुछ स्किल्स होते हैं, वो एक या दो क्षेत्र से संबंधित होता है। जबकि प्रतिभाशाली बच्चा हर क्षेत्र में ही अच्छा होता है, जरूरी नहीं कि वो स्पोर्ट्स में हो। प्रतिभाशाली बच्चे की यहाँ बात कर रहे हैं हम आईक्यू लेवल से, बुद्धि लेवल से, यहाँ स्किल से हम बात कर ही नहीं रहे। इसके बाद फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पहले आप रास्ता दिखाओ, पहले आप खुद करके दिखाओ और फिर वो करके ले आते हैं। मान के चलो आपने कोई गाना सुना है, कोई पोएम सुना है, फिर कह रहे हो कि अपनी कोई पोएम बनाओ, तो आपके गाने, आपके पोएम में कुछ टोन को वो वही रखेंगे, लेकिन कुछ शब्दावली का चेंज करके वो नई रचना बना लेते हैं। उसी को कहते हैं हम रचनात्मक बालक या रचनाशील बालक। भारत में ज्यादातर इस तरह के बच्चे पाए जाते हैं। अगर भारत के बच्चों को आप कोई भी मॉडल, कोई भी प्रोजेक्ट आप दिखा दो, तो उसकी कॉपी करके हूबहू या उससे भी अच्छा बनाने में वो महारत हासिल लगता है। ऐसा मैक्सिमम बच्चों में देखा गया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यही कारण है कि विदेश के जो लोग होते हैं वो अपना सारा प्रोडक्ट भारत को नहीं देते हैं, उसकी पूरी टेक्नोलॉजी, उसके बनने की प्रक्रिया को नहीं बताते हैं। हमने कुछ जो भी खरीदते हैं तो बहुत ज्यादा पैसे देके हम खरीदते हैं, अदरवाइज उसकी डुप्लीकेट कॉपी भारत में जल्दी तैयार होती है। तो रचनात्मक, रचनाशील बच्चा वो है जिसको समझाने से, जिसको बताने से, जिसको दिखाने पर आप उससे उस तरह की उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हो। सृजनशील बच्चा आपकी बनी बनाई थ्योरी पे, अपने बने बनाए सिद्धांत पे, बने बनाए नियम पे, परिभाषाओं पे ये बच्चा नहीं जाता है। ये अपने खुद के विचारों के माध्यम से, खुद के चिंतन और मनन तर्क के माध्यम से ये बच्चा अपनी समस्याओं का हल निकालता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी क्लास का ये फैन खराब हो गया, इस रूम का ये फैन खराब हुआ, और इसमें मुझे पता है कि इसके खराब होने का एक ही कारण है कि फैन में जो लाइट गई है वो लाइट नहीं जा पा रही है, बाकी फैन एकदम नया है, बिल्कुल ठीक है, तो इसका कहीं से कहीं तार लूज हो गया है या तार हट गया है। अब उसको तार को लगाने के लिए मुझे पेचकस की आवश्यकता है और पेचकस मेरे पास नहीं है। लेकिन अगर मेरी क्लास में, मेरे इस रूम में कोई सृजनशील या सृजनात्मक बच्चा है तो कहेगा सर ये जरूरी नहीं है कि पेचकस हो, हम तभी तार लगा पाए। प्रतिभाशाली बच्चा क्या कह रहा है कि हमारे पास अगर पेचकस है तो मैं इस तार को जोड़ के पंखे को चला सकता हूँ, लेकिन इसने शर्त क्या रख दी कि पेचकस होना चाहिए। सृजनशील बच्चा इससे थोड़ा सा एडवांस है अपने विचारों के माध्यम से केवल, ठीक है, वो ये कह रहा है कि नहीं है, हमारी क्लास के अंदर चाकू रखा है, हम चाकू से भी पेचकस का काम ले सकते हैं। तो अर्थात जो काम पेचकस को करना था वो काम अगर ये चाकू के माध्यम से कर पा रहा है, इसी वजह से इसको कहते हैं हम सृजनशील बच्चा, क्योंकि इसके समस्या के समाधान में अपने खुद के लॉजिक होते हैं और वो एकदम नए होते हैं। तो आपको प्रत्येक बच्चे को तो प्रतिभाशाली नहीं बना सकते, लेकिन जिस बच्चे के अंदर हुनर होता है कि स्पोर्ट्स के अंतर्गत, गतिविधि के अंतर्गत या किसी भी क्रियाकलाप के अंतर्गत उसको पहले से हुनर होता है, उसने हुनर को डेवलप किया है, उसको उस चीज में आगे बढ़ाना है। उस पर हम प्रेशर नहीं डालेंगे कि आप क्लास में ही रहो, क्लास छोड़ के मत जाया करो, स्पोर्ट्स के पीरियड में तो खेलो, एनसीसी आपको नहीं करनी है, या जो है एनएसएस वगैरह में बच्चा एक्टिव होता है, ये स्कूल के किसी दूसरे प्रोग्राम में एक्टिव होता है जिससे तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, उसको हमें उस तरह का उपदेश नहीं देना है, क्योंकि हमें उस बच्चे को उस क्रियाकलाप, उस गतिविधि में भाग लेने से उसको प्रोत्साहन देना है ताकि उसके अंदर सृजनात्मकता विकसित हो। दूसरा ये है कि बहुत सारी चीज हम बच्चों के ऊपर छोड़ देते हैं, बच्चों के ऊपर भी नहीं छोड़ना, उसको हम क्या करते हैं कि पहले बच्चे को करके दिखाते हैं और करके दिखाने के बाद में फिर बोलते हैं देखो इतना काम हमने कर लिया, अब आपको करके लाना है, तो वही रचनात्मकता या रचनाशील कहलाते हैं। तो कुल मिला के आपके जो पॉइंट हो गए दोस्तों वो हो गए 14। इसके बाद में 15वां जो पॉइंट है, दो या दो से अधिक इंद्रियों का, दो या दो या दो या दो से दो या दो से दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक इंद्रिय का प्रयोग, यानी कि जहां बच्चा केवल सुन पा रहा हो तो वो बच्चा उस बच्चे के मुकाबले कम अचीव करेगा जो सुन और बोल पा रहे हैं। अब आप इसी को समझो, एक बच्चा केवल सुन रहा है, एक बच्चा सुन भी रहा है और बोल भी रहा है, एक बच्चा सुन भी रहा है, बोल भी रहा है और पढ़ना, और एक बच्चा ये चारों काम कर रहा है। हमने अलग अलग चार बच्चे लिए, एक बच्चे को केवल हम सुना रहे थे, एक बच्चे को हम सुना और बोल दोनों रहे थे, एक तीसरा बच्चा था जो सुन भी रहा था, बोल भी रहा था, जो पढ़ भी रहा था, और एक चौथा बच्चा था जो ये चारों काम कर रहा था। कौन सा बच्चा ज्यादा सीखेगा? दो या दो से अधिक इंद्रियों का मतलब यहाँ यही है कि एक बच्चा सुन भी रहा है और देख भी रहा है। तो जो बच्चा केवल सुन रहा था, देख नहीं रहा था, उसका अचीवमेंट इस बच्चे के मुकाबले कम है जो सुन भी रहा था और देख भी रहा था। तो कुल मिला की बात यह है, अगर आप किसी चीज को रेडियो पे बच्चे को केवल सुनाते हैं और वही चीज आप टेलीविजन पे उसको सुना भी रहे हो, दिखा भी रहे हो, तो टेलीविजन वाला बच्चा ज्यादा सीखेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसकी दो इंद्रियों को इन्वॉल्व कर लिया है। तो हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय होती है, 5 कर्मेंद्रिय और एक होता है उनको कंट्रोल करने वाला मन। जितनी ज्यादा इंद्रियों का प्रयोग हम बच्चे को सिखाते समय, पढ़ाते समय करेंगे, उतना ही बच्चा कम समय में ज्यादा अचीव करेगा, ज्यादा उपलब्धि हासिल करेगा। तो यही कारण है कि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए क्लास के अंदर, क्लास के बाहर, कि बच्चा अपनी मैक्सिमम इंद्रियों से सीख पा रहा हो, मैक्सिमम इंद्रियों का प्रयोग कर पा रहा हो। और यही कारण है कि वो विधि अपने आप में सबसे बेस्ट विधि मानी जाती है जहां बच्चा शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक तीनों लेवल पर एक्टिव हो, तीनों स्तर पर कार्य कर रहा हो। और वो कर पाएगा तब जब आप दो या दो से अधिक इंद्रियों का प्रयोग एक साथ करोगे। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है कि जितने ज्यादा इंद्रियों का प्रयोग आप करा सकते हो, बच्चा उतना ही कम समय में ज्यादा चीजों को सीख पाता है। इसके बाद 16वां पॉइंट इधर लिख लेते हैं।
अनेक अवसर, विविध तरीके, विभिन्न प्रकार, वैविध्यपूर्ण वातावरण, वैविध्यपूर्ण वातावरण, अनेक ढंग। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पर जब भी हमारे सिखाने के तरीके अलग अलग होंगे, बच्चे को हम अनेक प्रकार के अवसर देंगे, विविध तरीके से बच्चे के सामने अपनी चीजों को रखेंगे, विभिन्न प्रकारों का प्रयोग करेंगे, वैविध्यपूर्ण बच्चे को वातावरण वैविध्यपूर्ण ढंग से बच्चे को सिखाएंगे, या फिर उसको अनेक प्रकार से हम बच्चे के सामने चीजें रखेंगे। तो जो कम उपलब्धि हासिल बच्चा करता है, जैसे बैकवर्ड चिल्ड्रन है, शारीरिक मानसिक रूप से कोई बच्चा विकलांग है जिसकी वजह से, तो कोई लर्निंग डिसेबिलिटी वाला बच्चा है, तो वो भी कहीं ना कहीं जब हम उसको अलग अलग मौका देते हैं अलग तरीके से सीखने का, तो उसका अचीवमेंट भी बाकी बच्चों के मुकाबले सही रहता है। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सभी बच्चे एक तरीके से नहीं सीख सकते। कहने का मतलब ये हुआ कि आप अगर बोल रहे हो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे आपने एग्जाम्पल भी सेट किए हैं चीजों को समझाने के लिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये होता है कि जब हम वर्बली किसी चीज का परफॉर्मेंस कर रहे हो, तो हम ब्लैक बोर्ड का भी प्रयोग कर रहे हो। जब हम केवल टीचर के सेंटर विधियों का प्रयोग कर रहे हैं, तो उस समय जो हमारे बैकवर्ड चिल्ड्रन होते हैं या सामान्य बच्चे होते हैं, या वो किसी भी चीज से लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रसित होते हैं, तो उस समय वो बच्चे का अचीवमेंट कम होता है। इसीलिए हमें इस तरह के तमाम उन बच्चों को सभी को इकाई मान के जो विविध व्यक्तिगत भिन्नता रखते हैं, उन सबको अगर आपको अधिगम कराना है, भाषा का विकास कराना है, तो आपको अपने बार बार एक ही तरीके का प्रयोग नहीं करना है। आपने देखा होगा कि कई बार टीचर ध्यान नहीं देते हैं, लंबे समय से एक ही मेथड से सारी चीजों को पढ़ाते रहते हैं। तो जहां व्याकरण पढ़ाते समय आपने आगमन विधि का प्रयोग किया कुछ टॉपिक में, तो कुछ में आपको निगमन विधि का भी प्रयोग करना चाहिए। जहां आपने निबंध को, आत्मकथा को, जीवनी को, कहानी को पढ़ाने के लिए आपने संश्लेषण का प्रयोग किया, तो कुछ विधियां आपको विश्लेषण के रूप में भी प्रयोग करनी चाहिए। जहां आप तमाम जो बेस्ट मेथड थे उनका प्रयोग कर रहे थे, उनके साथ साथ आपको शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सूत्रों का भी प्रयोग करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ है कि जब टीचर अपने सही परफॉर्मेंस में आएगा, तो उसको अपने तमाम उन हथियारों का प्रयोग एक साथ करना पड़ेगा, जो किसी भी बच्चे को, वीक बच्चे को सिखाने के लिए एक शिक्षण कौशल के अंतर्गत हम प्रयोग में ला सकते हैं। तो जितने भी ज्यादा आप अवसर बच्चे को देंगे, बच्चे को क्लास के अंदर भी मौका दे रहे हैं, क्लास के बाहर भी दे रहे हैं, जितने अलग अलग तरीके से आप बच्चों को पढ़ाएंगे, आपने एक मेथड का प्रयोग किया, समझ में नहीं आया बच्चों को, आपने शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया, नहीं समझ में आया, तो शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया, लेकिन आपने बच्चे के लेवल पे उस चीज को इतने ज्यादा आसान बना दिया, इतना ज्यादा सरल बना दिया कि बच्चे की समझ में भी आ गया, और बच्चे ने प्रीवियस जो नॉलेज थी, पूर्व ज्ञान था, उसके साथ नए ज्ञान को भी अर्जित कर लिया। और उसका तरीका था आपका जो विविध तरीके से आप पढ़ा रहे थे। आपने देखा होगा क्लास के बाहर भी तमाम बच्चे उस टीचर को पसंद करते हैं, क्लास के अंदर भी, जिसके पढ़ाने के तरीके दूसरों से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि बच्चे उसमें दिलचस्पी ले रहा है, उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो गया, रुचि पैदा हो गई। और सारे टीचर कभी भी बच्चों के रोल मॉडल नहीं हुआ करते। तो आपने देखा होगा बहुत सारे टीचर जब एक साथ खड़े होते हैं, तो छोटे बच्चे, खासकर प्राइमरी या प्राइमरी लेवल के, कुछ बच्चों के पैर छू जाते हैं, कुछ को छोड़ देते हैं। तो यानी कि वो बच्चे कहीं ना कहीं उसके टीचिंग के जो स्किल्स हैं, पढ़ाने के जो तरीके हैं, और जो बच्चे को जो मौका मिलता है अलग अलग स्तर पर, लेवल पर, चाहे वो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक स्तर हो, चाहे वो स्मृति का स्तर हो, चिंतन का स्तर हो, अवबोध का स्तर हो, तो आप जब बच्चे को विभिन्न तरीके से पढ़ाओगे, तो अपने आप में बच्चा आप में भी, आपके पढ़ाने के तरीके में भी, आपके मेथड में भी, और आपके विषय में भी रुचि लेने लगता है। तो इसलिए जब भी कोई क्वेश्चन इस तरीके का आए कि निम्नलिखित में से भाषा का अधिगम या भाषा का विकास या बच्चे को प्रतिभाशाली, सृजनशील, रचनात्मक बनाने के लिए कौन सी विधि सबसे बेस्ट है, कौन सा क्रियाकलाप सबसे बेस्ट है, या दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा इस क्वेश्चन के अनुसार सही है, अगर उसमें अनेक अवसर की बात है, विभिन्न तरीके से वहां पे सिखाया जा रहा है, विभिन्न प्रकार का प्रयोग किया जाता है, वैविध्यपूर्ण उसको वातावरण दिया जाता है, अनेक ढंग से उसको सिखा रहे हैं, तो वही अपने आप में बेस्ट होती है। तो अगर आप में से सारे बच्चे लगातार रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो मुझे दोबारा से बताने की आवश्यकता नहीं है कि आगमन और निगमन विधि क्या होती है, क्योंकि विधि वाला जो पॉइंट है मैं इससे पहले करा चुका हूं। इसका मतलब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर क्लास अटेंड नहीं कर रहे, और खासकर पेडागोजी में ध्यान रखना है, अगर सारी क्लास जितनी भी मैंने अब तक दी है आपने रेगुलर क्लास अटेंड नहीं की है, तो फिर पेडागोजी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अब तक तो आप पेडागोजी के नाम पे साइकोलॉजी पढ़ रहे थे, और साइकोलॉजी से यहाँ क्वेश्चन आता नहीं है। साइकोलॉजी से एक ही क्वेश्चन होता है, जीन पियाजे का, वाइगोस्की का, और जो है लोनबर्ग्स का। इसके अलावा कोई भी प्यार दोस्तों यहाँ पे साइकोलॉजी का क्वेश्चन बनता ही नहीं। और वो भी साइकोलॉजी, जो साइकोलॉजिस्ट है हमारे जीन पियाजे, उनका भी एक तरह से पेडागोजी ही क्वेश्चन पूछा जाता है। उन्होंने जो अपने सिद्धांत दिए उसका किस तरीके से बच्चे के अधिगम या भाषा के विकास से संबंधित है, उस तरह का क्वेश्चन होता है। इसके बाद आया आपका यहाँ पे 17वां पॉइंट। अब ये कह रहा है प्रिंट समर्थ वातावरण, प्रिंट समर्थ वातावरण या समर्थ परिवेश, भाषा से संबंधित विषय वस्तु का चित्रण। अब
आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ज्यादातर क्वेश्चन क्या होते हैं, भाषा का अधिगम कैसे होगा, भाषा का विकास कैसे होगा, ठीक है, सबसे ज्यादा कैसे होगा भाषा का अधिगम और विकास, शिक्षक की भूमिका सबसे अच्छी कब मानी जाती है, कोई भी बच्चा कब सीखेगा, ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम जो भी हमारे पास स्किल्स हैं, जो भी हम कौशल कहीं ना कहीं बच्चे के अंतर्गत विकसित करते हैं, उनके पीछे कोई एक कारक जिम्मेदार नहीं होता, उसमें हमें अलग अलग भूमिका में अपना रोल अदा करना होता है। अब उसमें जितना मेथड और शिक्षण के सूत्रों का है, उससे भी ज्यादा होता है कि हम बच्चे को एटमॉस्फेयर क्या दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा बच्चा देख के चीजों को सीखता है। तो यहाँ पे जब क्लास के अंतर्गत और क्लास से बाहर अगर हम भाषा से संबंधित एटमॉस्फेयर को देंगे तो स्वाभाविक बात है रोज बच्चा वहां से कुछ ना कुछ नया सीखेगा। तो जो भाषा की कक्षा है उसके अंतर्गत जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो उसके अंदर हम बहुत सारे मॉडल, बहुत सारे डायग्राम, बहुत सारे चित्रों का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही बच्चे की क्लास के अंतर्गत भी बहुत सारे चार्ट्स लगे होने चाहिए, जिससे बच्चा बार बार देखे, उसका ध्यान जाए पढ़ते समय या क्लास से निकलते समय, क्लास में एंट्री करते समय, डेस्क पे बैठते समय। तो प्रिंट समर्थ वातावरण का मतलब यह है कि जो वो चीज जिससे बच्चा भाषा का अधिगम कर सकता है, जिससे बच्चा भाषा को सीख सकता है, उन सबको उस बच्चे के नजदीक हमें लेके आना है, चाहे वो घर हो, चाहे उसका समाज हो, चाहे उसकी क्लास हो या क्लास के बाहर उसका स्कूल का परफॉर्मेंस हो। तो प्रिंट समर्थ वातावरण के अंतर्गत क्लास के अंतर्गत तमाम चार्ट्स हैं, तमाम डायग्राम है, तमाम कलाकारी जो बच्चे की क्लास की दीवारों पर हम करते हैं या खुद बच्चों के साथ इन्वॉल्व होकर करते हैं। साथ के साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि स्प्रिंट समर्थ वातावरण में वो भी तमाम गतिविधियां शामिल हो जाती है जो हम भाषा के अधिगम को बढ़ाने के लिए किताब पढ़ाने के अलावा करते हैं। उसमें चाहे हम कोई भी किसी भी तरह का कंपटीशन है, कोई भी प्रतियोगिता हमें करते हैं बीच बीच में, ठीक है, या फिर वर्बली जब हमें पढ़ाना नहीं होता है, हम टीमेट और टीम भी बना के बच्चों को भाषा से संबंधित उसके अचीवमेंट को हासिल करते हैं और तमाम क्वेश्चनों के माध्यम से या तमाम संकेतों या वर्बली या नॉन वर्बल तरीके से हम उन गतिविधियों को जब क्लास में अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो भी प्रिंट समर्थ वातावरण की भूमिका में हम उस समय होते हैं। समर्थ परिवेश का मतलब यही है कि बच्चे के पास जो उसकी लाइब्रेरी होती है, वहाँ बच्चा कॉमिक्स पढ़ता है, वहाँ बाल बोधगम्य शैली में लिखी हुई बहुत सारे बच्चे कहानियों की किताबें पढ़ते हैं, तो वो भी स्प्रिंट समर्थ वातावरण का हिस्सा है। जरूरी नहीं बच्चा केवल भाषा के शिक्षक से ही भाषा सीख रहा हो, जब वो लाइब्रेरी में जाता है तो वहाँ जो कॉमिक्स पढ़ रहा है वो भी ये लैंग्वेज में है, वो हिंदी में हो सकती है, पंजाबी उर्दू में हो सकती है, संस्कृत में या इंग्लिश में हो सकती है। तो जिस भी भाषा में बच्चे को इंटरेस्ट है वहाँ से वो शब्दावली में वृद्धि कर रहा है, यानी कि वो उसके सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है, यानी कि वो पाठ्य वस्तु जो उसकी है उसका पार्ट नहीं है, लेकिन वहां से वो भाषा का अधिगम कर पा रहा है, भाषा का विकास कर रहा है, क्योंकि वहां से वो नए नए शब्दों से परिचित हो रहा है। ऐसी वो तमाम कहानियों की किताब पढ़ता है जो उसकी पाठ्य पुस्तक में जो कहानी नहीं है। पाठ्य पुस्तक उसकी अलग है जो रोज घर लेके जाता है, घर से विद्यालय लेके आता है और जिससे आप क्वेश्चन पेपर बनाते हो, लेकिन उसकी लाइब्रेरी में भी बहुत सारी भाषा से जुड़ी हुई जो डायरेक्ट हमारी पाठ्य वस्तु से संबंधित नहीं है लेकिन सिलेबस का हिस्सा है, उससे वो शब्दावली में वृद्धि बच्चा करता है, तो उसको भी पढ़ने का मौका बच्चे को देना चाहिए जब वो लाइब्रेरी में कहानी की कोई पुस्तक लेता है या वहां से वो इशू करा के घर पे ले जाता है। बहुत सारी मैगजीन होती है, पत्र पत्रिका होती है बच्चों के लिए, तो वो भी अपने आप में उसकी शब्द बंडावली में वृद्धि करती है, शब्दावली में वृद्धि करती है और वहां से भी बच्चे के भाषा के विकास में एक बड़ी भूमिका वो अदा करती है। भाषा से संबंधित चाहे उसके अंतर्गत हम न्यूज़पेपर को ले लें, बहुत सारे 6 to 8 वाले बच्चे हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं अलग अलग, चाहे वो इंग्लिश का, हिंदी का है, खाली पीरियड है या फिर उसको बीच में कहीं मौका मिला है 10 मिनट 15 मिनट, टीचर लेट जा रहा है या कोई चीज लेने गया और अचानक वो पेपर पे नजर दौड़ा के आया है, या अभी स्कूल का टाइम शुरू नहीं है, बच्चा पहले पहुंच गया और गैलरी में हमने न्यूज़पेपर रखे हैं, मैगजीन रखी है, तो बच्चा तब तक उनको देखता है। तो बहुत सारी बीच बीच में हम गैलरी भी लगाते हैं भाषा से संबंधित, तो उन सबका काम एक ही है, वो अर्थात प्रिंट समर्थ वातावरण को तैयार करना। तो केवल बच्चा अपनी पुस्तक से, जिसको हम पाठ्य पुस्तक कहते हैं, जो क्लास के अंतर्गत हम लेके बच्चों को पढ़ाते हैं, उसी से सीखे, ये पॉसिबल नहीं है। बच्चा उन गैलरी से भी सीखेगा जहाँ पे हमने प्रदर्शनी लगाई है, बच्चा न्यूज़पेपर से भी सीखेगा, पत्र पत्रिका से भी सीखेगा, कॉमिक से भी सीखेगा, कहानी की उस पुस्तक से भी सीखेगा जो कभी भी हम क्लास के अंदर नहीं पढ़ाते लेकिन बच्चे को लाइब्रेरी में उपलब्ध कराते हैं। तो उन सबका रोल कहीं ना कहीं बच्चे की शब्द भंडावली में वृद्धि करना है, शब्दावली में वृद्धि करना है, और तभी वो बच्चा कम समय में बहुत अच्छा अचीवमेंट हासिल करके भाषा का अधिगम और भाषा का विकास कर पाता है। तो प्रिंट समर्थ वातावरण की एक अपनी भूमिका रहती है और हर पॉइंटों से ऐसा कोई पेपर नहीं है जहां इसका क्वेश्चन ना पूछा गया हो, चाहे आपने लैंग्वेज फर्स्ट ली है, लैंग्वेज सेकंड ली है, ऐसा आज तक कोई सीटेट का पेपर नहीं है जहां पे प्रिंट समर्थ वातावरण या समर्थ परिवेश भाषा से संबंधित विषय वस्तु का चित्रण से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो बेशर्ते आपने अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि आखिरकार इनके माध्यम से ही हम किसी भी बच्चे को प्रतिभाशाली, सृजनशील या उसमें रचनात्मकता विकसित कर सकते हैं। दूसरी चीज आपको ये भी ध्यान रखना है कि पेडागोजी का जो गेम है वो सारा यहीं कंप्लीट करो। आप ये मत सोचो कि हमारा एग्जाम दिसंबर में है और हम इसको दोबारा से पढ़ेंगे, क्योंकि न तो कभी दूसरा दिन आया करता बच्चों की पढ़ाई के लिए, ठीक है, और ना कभी आपको इतना वक्त मिलेगा कि आप दोबारा से इन सब चीजों को देख पाओगे। इसलिए आज का काम आज ही कंप्लीट करो और जब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में कराऊंगा मैं उस समय आपको कंडीशन बताऊंगा, देखो आप इसका आंसर इस तरीके से दे रहे हो, ये आपने गलत किया है तो ये इसकी गलती का कारण ये था। इसके साथ में बहुभाषी कक्षा, बहुभाषाई शिक्षण, बहुभाषाई शिक्षण, यानी कि आपकी कक्षा बहुभाषी होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। उस क्लास के अंतर्गत बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई अलग अलग धर्म को मानने वाले हैं। आपकी क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसकी मदर लैंग्वेज उर्दू है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसकी मदर लैंग्वेज पंजाबी है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसकी मदर लैंग्वेज हिंदी ना होकर कोई दूसरी भाषा है। तो कहने का मतलब ये हुआ है कि आपकी क्लास में अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग मातृभाषा जो उनकी है, ठीक है, उससे संबंधित बच्चे आपकी क्लास में बैठे हैं।
और आप एज ए हिंदी या संस्कृत टीचर उसको हिंदी या संस्कृत सिखाना चाह रहे हैं। और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सबसे ज्यादा बच्चा जो सीख रहा है वो मातृभाषा से सीख रहा है। और ये भी कहा गया नहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि हम प्राइमरी अपर प्राइमरी का जो है उसकी मातृभाषा में ही बच्चे को एजुकेशन देंगे, क्योंकि बच्चा मातृभाषा में मदर लैंग्वेज में सबसे ज्यादा चीजों को अचीव करता है और कम समय में बहुत अधिक उसका अचीवमेंट उपलब्धि बच्चों की देखी गई है। तो ये सच्चाई है कि हमारा जो चिंतन होता है वो अपनी मातृभाषा में होता है। बेशक हम इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हो, लेकिन अगर मदर लैंग्वेज हिंदी है तो हम सोच हिंदी में ही पा रहे हैं। तो चिंतन आपका किसमें हो रहा है? मदर लैंग्वेज में। और बिना चिंतन के विचार नहीं बनेंगे और बिना विचार के भाषा का विकास नहीं होता है। तो इसलिए आपकी कक्षा क्या है? बहुभाषी। आपका जो शिक्षक है भाषा का वो भी कहीं ना कहीं एक से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान रखता है। अगर आप संस्कृत के टीचर हैं तो आपको हिंदी और इंग्लिश आ रही है, आप इंग्लिश के टीचर हैं तो आपको हिंदी संस्कृत आ रही है, या हिंदी संस्कृत नहीं आ रही तो आपको उर्दू, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी आ रही है। तो आपकी क्लास में अगर आप किसी शहर के, खासकर दिल्ली जैसी शहर में या कोई भी मेट्रो सिटी जैसे हो, बेंगलोर हो, हैदराबाद हो, मुंबई हो, तो वहाँ पे हर एरिया के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। मतलब वहाँ बिहार से, राजस्थान से, यूपी से, हरियाणा से, पंजाब से, हर तरह के एरिया के बच्चे होंगे। और स्वाभाविक बात है जब अलग अलग एरिया के बच्चे हैं तो उन बच्चों के परिवार की अर्थात उनकी मदर की जो भाषाएं होगी वो भी अलग अलग रही होगी। और बच्चा चूंकि बहुत कुछ घर से सीख के स्कूल के अंतर्गत आता है, चाहे आपका प्राइमरी का बच्चा हो या पर प्राइमरी का, और वो अपनी मदर लैंग्वेज में सबसे आसान तरीके से सीखना चाहते हैं। अब उसके लिए क्या है, आपको आपकी कक्षा जो होगी वो बहुभाषी होगी, क्योंकि उसमें अनेक भाषाओं की जानकारी रखने वाले बच्चे हैं। उसमें जो शिक्षक पढ़ा रहा है उसको भी कई भाषाओं का ज्ञान है, इसलिए आपको एक भाषा का दूसरी भाषा में प्रयोग जरूर करना है। मान के चलो कोई पंजाबी बच्चा कोई शब्द पर्टिकुलर वहां प्रयोग कर रहा है, जब आपने किसी क्वेश्चन का आंसर पूछा या वो स्पष्टीकरण उस समय दे रहा है, तो उस समय अगर आपको उस बच्चे का जो पंजाबी जो शब्द प्रयोग किया गया उसका पूरी क्लास को अर्थ बताना चाहिए, मीनिंग बताना चाहिए, देखो इसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं, और यहाँ पे हमने इस सेंस में इसका प्रयोग किया। उससे क्या होता है कि दूसरी भाषा के प्रति बच्चे का सम्मान भी बढ़ता है और बच्चा एक दूसरे की भाषा का सम्मान करते हुए नए शब्दों से परिचित होता है। तो इसीलिए आपकी कक्षा बहुभाषी होनी चाहिए, बहुभाषी आपका शिक्षण भी होना चाहिए। जरूरी नहीं आप हिंदी के टीचर हैं तो उसमें संस्कृत की शब्दावली का प्रयोग क्यों कर रहे हो। यहाँ तक कि जो दूसरे सब्जेक्ट होते हैं वो भी बिना भाषा के विकसित नहीं हो सकते। अगर आपको मैथ सिखाना है, साइंस सिखाना है, आपको इन्वायरमेंट पर्यावरण पढ़ाना है तो बिना लैंग्वेज के नहीं होगा। इसलिए भाषा का विकास सबसे ज्यादा जरूरी है। मैथ को पढ़ाते समय भी आप कोई ना कोई भाषा प्रयोग करें, बच्चा साइंस को सीखते समय भी कोई ना कोई भाषा का प्रयोग कर रहा है। अगर इसीलिए जो साइंस मैथ पढ़ रहा है उसका भी फायदा भाषा को मिलता है, क्योंकि वो किसी न किसी लैंग्वेज में है, वहां से बहुत सारे शब्दों से बच्चा परिचित होता है पढ़ाते समय, पढ़ते समय। इसीलिए भाषा का विकास केवल भाषा के शिक्षक के माध्यम से भाषा की कक्षा में हो ये संभव नहीं है। भाषा का विकास दूसरे जो सब्जेक्ट है साइंस मैथ है उसमें जो भाषा प्रयोग हो रही है वहां पे भी बच्चा बहुत सारे शब्दों को ग्रहण करता है। और यही कारण है कि हम अपनी कक्षा को जितना भी बहुभाषी रखेंगे, दूसरी भाषाओं का सम्मान हम जितना करेंगे और साथ के साथ दूसरी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करते समय उनके अर्थ को हम अपनी भाषा में किस सेंस में हम प्रयोग करते हैं बताएंगे, तो उसको कहते हैं हम बहुभाषी शिक्षण और बहुभाषी शिक्षक। बहुभाषी शिक्षक क्या है कि शिक्षक को भी अनेक भाषाओं का ज्ञान होता है और उनको बीच बीच में जब भी दूसरी भाषाओं के शब्दों को हम प्रयोग में लाते हैं तो हमें बताना चाहिए। और हिंदी की तो ये खूबी है, हिंदी के अंदर तो हम संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग करें, विदेशी शब्दों के रूप में हिंदी के अंदर हम अंग्रेजी के शब्दों का, अरबी, फारसी, उर्दू के शब्दों का प्रयोग, पुर्तगाली के शब्दों का, जापानी, चाइनीज शब्दों का प्रयोग करें। तो हिंदी तो अनेक भाषाओं का मिश्रण है। तो एज ए हिंदी शिक्षक आपको सभी भाषाओं का सम्मान करते हुए क्लास के अंतर्गत बहुभाषी शिक्षण पे जोर देना है। बहुभाषी शिक्षक का आपको अपना रोल अदा करना है, तभी बच्चा सीख पाएगा। क्योंकि दूसरी भाषाओं से भी भाषा कभी भी बैरियर खड़ा नहीं करती, बल्कि एक भाषा दूसरी भाषा को सीखने में, सिखाने में अपनी भूमिका अदा करती है बड़े पॉजिटिव वे में। इसके बाद यहाँ पे 9वां जो हमारा है 19वां, सॉरी 18 हो गया, 19वां है। एक होती है आपकी मातृभाषा, इसको आप मदर लैंग्वेज कह रहे हैं, और एक होती है आपकी लक्ष्य भाषा। इस लक्ष्य भाषा को हम द्वितीय भाषा भी कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? द्वितीय भाषा। इसी को हम द्विभाषा भी कहते हैं, द्विभाषाई भी बोलते हैं। तो मदर लैंग्वेज मान के चलो, जैसे उत्तर भारत के अंदर अगर हम बात करते हैं तो उत्तर भारत में ज्यादातर बच्चों की जो मदर लैंग्वेज है वो हिंदी है। तो मदर लैंग्वेज क्या हो गई आपकी? हिंदी होगी। तो ज्यादातर बच्चे हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। लक्ष्य भाषा, लक्ष्य भाषा के रूप में हमने संस्कृत को, हमने पंजाबी को, हमने उर्दू को, अंग्रेजी जो भी है, तमिल, तेलुगु जो भी आप सीख रहे हो, ये आपने क्या है लक्ष्य भाषा सेकंड लैंग्वेज के रूप में लिया। अब ये भाषाएं आपस में एक दूसरे की सहायक होगी, बैरियर खड़ा नहीं करेगी, एक दूसरे में को सीखने में अवरोध पैदा नहीं करेगी, ठीक है, बाधक नहीं बनेगी, बल्कि ये साधक बनेगी। इसीलिए क्यों? क्योंकि मातृभाषा में प्रत्येक बच्चे का जो अचीवमेंट होता है वो ज्यादा होता है। अब जो क्वेश्चन पेपर बनेगा वो उसकी मातृभाषा में होगा, कोई भी क्रियाकलाप लेंगे हम बच्चे की मातृभाषा में होगी। तो ये तमाम साइकोलॉजिस्ट इस बात को मानते हैं, शिक्षाविद मानते हैं कि भाषा का विकास, भाषा का अधिगम हम उसकी मातृभाषा में ही कम समय में ज्यादा सही तरीके से करा सकते हैं। इसलिए बच्चे की मदर लैंग्वेज का सम्मान आपको करना है। प्राइमरी अपर प्राइमरी उसकी जो मदर लैंग्वेज है उसी के माध्यम से ही हमें सभी विषयों की जानकारी उसको देनी है, ठीक है। वो जरूरी नहीं है हिंदी ही है। अब मान के चलो कोई बच्चा महाराष्ट्र का है तो उसकी मातृभाषा मराठी होगी, कोई गुजरात का है उसकी मातृभाषा गुजराती होगी, कोई तमिलनाडु का है उसकी मातृभाषा तमिल होगी, कोई गोवा का है तो उसकी मातृभाषा कोंकणी होगी। तो अलग अलग एरिया में हमारे भारत के अंतर्गत अलग अलग राज्य में बच्चे की मातृभाषा अलग अलग हो सकती है। क्लास में पढ़ाने का माध्यम हो सकता है, कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहा हो, हिंदी मीडियम से पढ़ रहा हो, लेकिन उसकी मदर लैंग्वेज जरूरी नहीं है वो इंग्लिश और हिंदी हो,
वो दूसरी भी हो सकती है, और उसी मदर लैंग्वेज में हमें उसको प्राइमरी अपर प्राइमरी के जितना भी पाठ्यक्रम है, जितनी भी एक्टिविटी क्रियाकलाप है, वो सारी की सारी हमें प्रयोग में लानी है। तो क्योंकि बच्चा सीख यहीं से रहा है सबसे ज्यादा तरीके से, शब्द इसी के पास है। तो आपको क्या प्रयोग करना है, मातृभाषा का आपको प्रयोग करना है सबसे ज्यादा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि बच्चा आपकी मातृभाषा में सीख रहा है। लक्ष्य भाषा, द्वितीय भाषा, द्विभाषी, तो भाषा क्या है, एक दूसरे में सहायक। भाषा क्या है, सभी भाषा का सम्मान, सभी भाषा का सम्मान, ठीक है, भाषा हमेशा सहायक होती है, सहायक होती है, बाधक नहीं, बाधक नहीं होती। अन्य विषय, अन्य विषय से भी भाषा का विकास संभव है, भाषा का विकास, भाषा का विकास संभव है। यानी कि मैथ और साइंस पढ़ाते समय भी भाषा में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, बच्चा अचीवमेंट हासिल करते हैं। तो सभी भाषा का सम्मान करना है, ठीक है। भाषा हमेशा सहायक होती है, बाधक नहीं होती है। किसमें, दो भाषाएं, जैसे मातृभाषा लक्ष्य भाषा को सीखने में सहायक है, ठीक है। लक्ष्य भाषा मातृभाषा में वो मातृभाषा को और ज्यादा परिपक्व अर्थात विकसित करने में सहायक है, क्योंकि बहुत सारे शब्द यहाँ जो प्रयोग होंगे, संस्कृत के जो शब्द हैं यहाँ तत्सम के रूप में हम प्रयोग ला रहे हैं, इंग्लिश के बहुत सारे शब्द हम यहाँ प्रयोग में ला रहे हैं मातृभाषा हिंदी के रूप में। ऐसे मान के चलो किसी की मातृभाषा यहाँ संस्कृत है तो स्वाभाविक बात है इससे हिंदी के अंतर्गत हम बहुत सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ये अंग्रेजी है, जैसे हम स्वागतम कहते हैं संस्कृत में, तो वेलकम कहते हैं इंग्लिश में। तो इस तरीके से जब एक भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम दूसरी भाषा में जब प्रयोग कर रहे होते हैं उसके बारे में बताते हैं, या मैथ साइंस में जब शब्दावली आती है तो बच्चे के शब्द भंडार में वृद्धि होगी, शब्द भंडार में वृद्धि है तो बच्चा धीरे धीरे वो भाषा पे अधिगम और भाषा के विकास को अचीव कर देता है। तो ये हो गया प्यारे दोस्तों हमारे 20 पॉइंट। इसके बाद बाकी बचे हमारे 10 और पॉइंट, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि होगी कल आपकी क्लास। और ये इसके बाद हम हिंदी की जो पेडागोजी है संस्कृत की वो कंप्लीट कर लेंगे अपने 3 से 30 टॉपिक के अंतर्गत, पॉइंट के अंतर्गत। और उसके बाद जो भी हमें पेडागोजी कंप्लीट करनी है क्वेश्चन के माध्यम से। तो मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, जो भी बच्चे रेगुलर क्लास अटेंड नहीं करते तो वो सारे रेगुलर क्लास अटेंड जरूर करें, क्योंकि जब आप किसी पीडीएफ से या किताब से पढ़ते हैं तो वो किताब पीडीएफ बोलती नहीं है, वो केवल वहाँ पे कुछ चीजें लिखी होती है सोर्स में, उसके पीछे का क्या बैकग्राउंड है, उसको कैसे प्रयोग में लाना है, कहाँ वो इंप्लीमेंट होगी, उसके बारे में वो किताब पीडीएफ नहीं बोलती है। तो मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, जो टीचर ने क्लास अटेंड किया जब भी उसने कोई पॉइंट लिखा है तो बहुत सारी चीजें दाएं बाएं की बताई है और वही वहाँ आपको इंप्लीमेंट करनी है। तो कल वाली क्लास के बाद में फिर हम हिंदी और संस्कृत के तमाम के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेंगे पहले, जो आपके इन तमाम पॉइंटों से 15 क्वेश्चन पेडागोजी के आपके पूछे गए, और साथ के साथ वो प्रैक्टिस करेंगे हम इन्हीं के माध्यम से, ताकि सही सॉल्यूशन आपका निकल के आए, सही आंसर आपके हो। उम्मीद करता हूं जैसे ये क्लासें कंप्लीट होगी पेडागोजी में आपके 15 के 15 क्वेश्चन सही होंगे, और उसके बाद जो गद्यांश है और इसके साथ साथ प्यारे दोस्तों हमारा काव्यांश है उस पर हम फोकस करेंगे 7 से 8 वाले सेक्शन में। धन्यवाद।